नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन के प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 बाय जायसवाल सर। इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस पेपर में 30 महत्वपूर्ण समस्त ईवीएस के पूरा निचोड़ करने वाले हैं। और इसके पहले पहला जो है पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट हो चुका है, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक मिल गया है। और हम एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, सी-टेट प्रैक्टिस पेपर का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जो सभी सब्जेक्ट के जितने भी प्रैक्टिस पेपर होंगे उस आपको प्लेलिस्ट पर सारे प्रैक्टिस पेपर मिल जाएंगे। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की, जो आप लोगों की स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जाता है? परिवार को, गांव को, विद्यालय को, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी लोग जानते हैं सामाजिक जीवन की प्रारंभिक जो पाठशाला जिसे कहा जाता है वो परिवार, फैमिली होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बालक के सबसे करीब उसका परिवार ही होता है, उसकी फैमिली होती है जो उसकी प्रथम पाठशाला होता है। दूसरा प्रश्न है, जो आपको पता है निपेंतिस से जरूर प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही दिया गया है? निपेंतिस भारत में पाए जाने वाला पौधा है। रेगिस्तानी ओक से स्थानीय लोग पतले पाइप डालकर पानी निकालते हैं। जड़ में भोजन भंडारण का कार्य करता है। तो इनमें से जो हमारा कथन सही दिया गया है, नीचे आपका कोऑर्डिनेट भाषा दिया गया है कि निपेंतिस भारत में पाए जाने वाला पौधा है, साथ ही साथ रेगिस्तानी ओक से स्थानीय लोग पतले पाइप डालकर पानी निकालते हैं। तो ए और बी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। और जड़ में भोजन भंडारण का कार्य होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो हमारा जो पहला ऑप्शन दिया गया है, जो पहला ए और बी वाला, वह हमारा सही हो जाएगा। तो नो डाउट, आई होप समझ गए होंगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं निपेंतिस से प्रश्न जरूर आएगा, चाहे किसी भी टाइप से आए। यह भारत के कहाँ पर पाया जाता है? मेघालय के साथ साथ इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और रेगिस्तानी ओक जो होता है, रेगिस्तानी क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी जड़ें गहरी होती हैं, यह पानी में स्थिर रहता है, और इस क्षेत्र के निवासी पेड़ के तने में पाइप डालकर पानी बाहर निकालते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो आप लोगों की स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पौधे सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन गैस लेते हैं। सांप फेफड़े से सांस लेता है। व्हेल स्वच्छ वायु में सांस लेने के लिए समुद्र से बाहर आती है। तो आप सभी लोग जानते हैं ईवीएस में कथन ज्यादा उत्तर पूछे जाते हैं। 7 से 8 प्रश्न आपको ईवीएस में ऐसे मिलेंगे जो कथन से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, जो कि समय भी ज्यादा लगता है पढ़ने में, कथन को समझने में भी टाइम लगता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कथन हमारा क्या दिया गया है कि पौधे सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन गैस लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। व्हेल स्वच्छ वायु में सांस लेने के लिए समुद्र से बाहर आती है, ये भी सही बात है। लेकिन सांप फेफड़ों से सांस लेते हैं, यह कथन गलत दिया गया है। ए और सी हमारे कथनों, ए और सी हमारे कथन, सॉरी, बी और सी कथन हमारे सही दिए गए हैं। कौन सा? सांप फेफड़ों से सांस लेता है और व्हेल स्वच्छ वायु में सांस लेती है। अब ये गलत दिया गया कि पौधे सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन गैस लेते हैं। सभी लोग जानते हैं कि जो जितने भी जीवधारी हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जो पौधे होते हैं वो CO2 को लेते हैं और O2 को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो लेना और देना, पौधे CO2 को लेते हैं, O2 देते हैं। मनुष्य क्या करते हैं? O2 लेते हैं, CO2 को देते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन पूरा बना हुआ है, इसलिए कहते हैं ज़्यादातर पेड़ लगाइए। ठीक है, तो बी और सी ऑप्शन यहाँ पे आप ऑलरेडी आपका सही हो जाएगा, जो कि आपके थर्ड ऑप्शन में दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न। निम्नलिखित में किन जानवरों के बीच सहजीवी संबंध होता है? भैंस और बगुला, गाय और भैंस, गाय और बैल, या ये सभी? तो आप सभी लोग जानते हैं जिन जानवरों के बीच सहजीवी संबंध होता है वह भैंस और बगुला होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि भैंस के परजीवी कीट को खा सके, इसलिए भैंस जो है बगुला पर बैठता है और परजीवी कीट को खाता है। अगला, निम्नलिखित कौन सुमेलित नहीं है? राज्य और व्यंजन दिए गए। महाराष्ट्र में पूरी, राजस्थान की मलाई घेवर, झारखंड के मसूर टेंगा मछली, त्रिपुरा की बेरमा मछली। तो आप सभी लोग जानते हैं जो सुमेलित नहीं है, झारखंड आपका मसूर टेंगा मछली। मसूर टेंगा मछली कहाँ की फेमस डिश है? सभी लोग बताइए। तो झारखंड की जो फेमस है वह महुआ रोटी और रुगड़ा मशरूम।
और आपका त्रिपुरा का जो है बेरमा मछली है। ठीक है, बेरमा मछली कहाँ का है? त्रिपुरा राज्य का है। और राजस्थान का मलाई घेवर, चूरमा बाटी, महाराष्ट्र का साग पूरी, बड़ा पाव, पाव भाजी, ये ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और महुआ रोटी, रुगड़ा या मशरूम, ये झारखंड की बात करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं दिया गया है? देखिए, हम जानते हैं दूध में कोई विटामिन नहीं होता। विटामिन ए के अभाव के कारण वह त्वचा सुस्त तथा हल्की हो जाती है। विटामिन बी1 के अभाव के कारण हृदयघात हो सकता है। लेकिन जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षणों में से एक है। यह आपका कथन जो है सत्य नहीं दिया गया है, क्योंकि दूध में कोई विटामिन नहीं होता। दूध को पाश्चुरीकरण द्वारा संरक्षित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। विटामिन ए के अभाव के कारण वह त्वचा सुस्त तथा हल्की शारीरिक वृद्धि का रुक जाना आदि हो जाता है। बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। और ग्रहों से जरूर प्रश्न आता है, इस टॉपिक से आप सभी लोग जानते हैं। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? वरुण, बुध, शनि, शुक्र। तो जो टाइटन है किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? यह कहलाता है शनि ग्रह का। और ये देखिए कई बार पूछा जाता है, ग्रुप में पूछा जाता है। ठीक है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, आरोही क्रम में ग्रहों के नाम पूछे जा सकते हैं, ऑप्शन दिया जा सकता है। तो सिंपल प्रश्न होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है जो हम गलती कर जाते हैं, इसलिए अभ्यास प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। भू पर इसकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है? सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा या शुक्र? तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि भू पर इसकी अर्थात इकोसिस्टम में ऊर्जा का महत्वपूर्ण जो स्रोत होता है वह होता है सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ये प्रश्न जब हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो वहां पर भी हमने किया था, आपको बताया था। इस प्रैक्टिस पेपर पे भी कर रहे हैं, तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या जल प्रदूषण? तो आप सभी लोग जानते हैं, ऑलरेडी हम क्लास में बता चुके हैं। ग्रीन मफलर जो आपके किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसके बारे में भी हमने क्लास पे चर्चा किया था कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो एक जिक्र किया था हमने MIC का, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, जो फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है। और एक बात बता देता हूँ, भोपाल गैस त्रासदी से एक प्रश्न जरूर आएगा, ये भी नोट कर लेना। इस टॉपिक से प्रत्येक बार सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से दिवस को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? 5 जून, 10 जून, 20 जून या 2 जून को? तो देखिए, पर्यावरण दिवस बहुत ही सबको ही जानता है। 99% सभी लोग जानते हैं कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। फिर भी प्रश्न पूछा जाता है। पर्यावरण दिवस थीम से जरूर एक प्रश्न आएगा, ये भी नोट कर लेना है। तो पर्यावरण की जो थीम्स है इनको भी पढ़ लेना है। अगला, स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? जब आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तब आपको पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना है। तो उसके लिए अपने बच्चों से, छात्रों के, बालक बालिकाओं की मानसिकता में बदलाव लाना है। तो कौन सी रणनीति आप जो है अपनाएंगे, कौन सी रणनीति आपके लिए कारगर सिद्ध होगी? पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शिक्षक रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके, खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करके, परीक्षा के माध्यम से, या इनमें से कोई नहीं? तो स्कूलों में अगर पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना है, छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाना है, तो जो रणनीति कारगर होगी, पाठ्यक्रम में बदलाव, गैर शिक्षक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके। पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप प्रत्येक प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूल अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पुरुषों का सर्वांगीण विकास, बच्चों का सर्वांगीण विकास, महिला सशक्तिकरण या नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास? तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा जो उपलब्ध किए गए मूल अधिकारों का मुख्य उद्देश्य जो होता है वह नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम या विषय शामिल नहीं है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि भूगोल, जियोग्राफी, इतिहास, हिस्ट्री, राजनीतिक विज्ञान, ये तीनों जो है सामाजिक विज्ञान के आयाम और विषय शामिल हैं। लेकिन व्यावसायिक शिक्षा या आपके सामाजिक विज्ञान के आयाम या विषय में आपका शामिल नहीं है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की।
अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम अर्थात विषय वस्तु की परीक्षा नहीं की जा सकती है? तो सभी लोग जानते हैं अंकों के आधार पर जो है ना ही योगा, ना ही स्वास्थ्य, ना ही संगीत, इन सभी की जो है विषय वस्तु की परीक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि ना तो संगीत में अंक दिए जा सकते, ना स्वास्थ्य में, ना योगा में। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि उपरोक्त सभी जो पाठ्यक्रम में विषय वस्तु की परीक्षा नहीं की जा सकती है। इनमें से कौन से एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है? तो सभी लोग जानते हैं भूमि अपरदन, भूमि का क्षरण होना, ये पर्यावरण की समस्या है। वनों की कटाई, ये भी इन्वायरमेंट पर्यावरण की समस्या है। जल का विनाश, दुरुपयोग करना, ये भी पर्यावरण की समस्या है। लेकिन जल का संरक्षण करना, जल का बचाव करना, ये समस्या नहीं है, ये एक उपाय है जल का बचाव। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अक्सर ऐसे प्रश्न को हम जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, इसलिए प्रैक्टिस पेपर करा रहे हैं ताकि आप लोग कम से कम जल्दबाजी कर सकें। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके अगले प्रश्न की जो स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है। इनमें से कौन पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है? पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है। पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता है। पर्यावरण शिक्षा एक समेकित तथा सामुदायिक प्रयास होना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा का सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों के साथ समुचित तालमेल तथा समान प्रयत्नों के आधार पर प्रचार प्रसार होना चाहिए। देखिए, तीन ऑप्शन में होना चाहिए, लेकिन इसमें दिया गया शिक्षा प्रणाली नहीं है, तो यही एक सिद्धांत हमारा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, नकारात्मक है, बाकी सभी में दिया गया है। तो ऑप्शंस को देखकर भी हम, ठीक है, प्रश्न को सही कर लेना चाहिए, आंसर सटीक कर लेना चाहिए। नीली क्रांति से किससे संबंधित है? पुष्प उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य या फल उत्पादन। एक क्रांति से जरूर प्रश्न आएगा, चाहे नीली क्रांति आए, चाहे आपका, ठीक है, श्वेत क्रांति आए, चाहे पीली क्रांति आए, चाहे कुछ भी क्रांति आ जाए, लेकिन एक क्रांति अवश्य आएगी। तो ये इस टॉपिक से एक प्रश्न जरूर आता है। तो नीली क्रांति सभी लोग जानते हैं मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? तो सभी लोग जानते हैं परिवार मानव पर्यावरण का एक घटक है। समुदाय ये भी मानव पर्यावरण का एक घटक है। भूमि ये भी मानव पर्यावरण का एक घटक है। लेकिन धर्म ये मानव पर्यावरण इन्वायरमेंट का घटक नहीं है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। जो अगला प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान क्या है? चट्टान से संबंधित जरूर प्रश्न आएगा। ठीक है, अवसादी चट्टाने, ग्रेनाइट चट्टाने, ठीक है, इनसे संबंधित प्रश्न आता है। तो पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान अवसादी है, आग्नेय है, रूपांतरित है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पिघले हुए मैग्मा से जो निर्मित चट्टान कहलाती है वह हमारी आग्नेय चट्टान कहलाती है। जी हाँ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं जो स्क्रीन पर दिया गया है ऑलरेडी। इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है? ये जब हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे तो ये ऑलरेडी प्रश्न कर चुके हैं। क्या वह नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, या ऑक्सीजन है? तो हमने एक लेयर की बात की थी। ठीक है, कौन सी लेयर की बात की थी? ओजोन लेयर की बात की थी। तो हमें जो सूरज की घातक किरणें, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, लगभग 94% के आसपास जो है ये रक्षा करती है, वो आपकी ओजोन लेयर, ओजोन परत है। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि जब जल वाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित अर्थात संघनित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे क्या कहते हैं? वर्षा, बादल, बर्फ, जल वाष्प। देखते होंगे ठंड में अक्सर जब सुबह उठते हैं तो धूप में क्या है, ठीक है, जहां भी जलाशय होता है, जल भरा हुआ होता है, वहां से वाष्प एक धुआं टाइप दिखाई देता है। ये क्या होता है? जल वाष्पित होता रहता है, और यही जल वाष्पित होता रहता है, 12 महीने जल वाष्पित होता है। देखते होंगे धीरे धीरे पानी जो है गड्ढे में जमा रहता है, उड़ जाता है, कहते हैं खत्म हो गया, सूख गया। वो सूखता नहीं है, वही जल वाष्पित होकर ऊपर पहुंच जाता है, और वही फिर वर्षा बनकर नीचे आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर जो गिरती है वह हमारा क्या कहलाती है? वर्षा ही कहलाती है। पहला ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की कि कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में, गर्म तथा आर्द्र विषुवतीय में, शीतल ठंडे ध्रुवीय में, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग जाते हैं कटीली झाड़ियाँ, अगर जहाँ पे कटीली झाड़ियों की बात करते हैं, कहीं ना कहीं जहाँ पर जो कटीली झाड़ियाँ होती, कहीं ना कहीं ये पानी जो है कम हो, जहाँ पे जैसे हमारे यहाँ राजस्थान हो गया, तो गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की।
स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है? कपास को, चाय को, जूट को या रबर को? सभी लोग बताइए। ये सी-टेट में आया हुआ प्रश्न है, साथ ही साथ अदर टीटी एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है। रिपीटेड प्रश्न है, संभावित प्रश्न है। तो स्वर्णिम रेशा अक्सर जब बात की जाती है तो सभी लोग कपास कर लेते हैं, जो कि यह जूट होता है। स्वर्णिम रेशा किसे कहा जाता है? जूट को स्वर्णिम रेशा कहा जाता है। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो सभी लोग जानते हैं पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन सिस्टर या जुड़वा ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर दिया गया है, इनमें से विश्व का सबसे छोटा पठार कौन सा है? मालवा का, छोटा नागपुर का या तिब्बत का? ऑप्शन सेम दिए गए हैं। सभी लोग जानते हैं विश्व का सबसे जो छोटा पठार कहलाता है वह हमारा छोटा नागपुर का पठार कहलाता है। नाम पर ही छोटा लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। मानव निर्मित या मानव जनित आपदा का उदाहरण सुनामी है, भूकंप है, रासायनिक आपदा है या भूस्खलन है? तो सभी लोग जानते हैं मानव निर्मित या मानव जनित जो आपदा का एग्जाम्पल उदाहरण कहलाता है वह कहलाता है रासायनिक आपदा। बाकी जो दिए गए हैं सुनामी, भूकंप, भूस्खलन, ये हमारे क्या है? सभी लोग बताइए। ये प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। लेकिन अगर रासायनिक आपदा कुछ होता है तो हमारे मानव के कारण होता है, मानव जनित आपदा कहलाती है। ठीक है, अगला है कि भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1980, 1986, 1992, 1994? 2-3 आपको ऐसे प्रश्न आएगा जो सन से रिलेटेड रहेंगे, डेट से रिलेटेड रहेंगे। तो पर्यावरण सुरक्षा नियम किस वर्ष पारित हुआ? सभी लोग जानते हैं 1986, 1986 ये सन याद रखेगा जिस सन में पर्यावरण सुरक्षा नियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है जो स्क्रीन पर है, कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? ग्रीन हाउस से प्रश्न जरूर आएगा, आपके क्वेश्चन में ग्रीन हाउस शब्द जरूर आए। तो आपके यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट जो संबंधित है आपका CO2 है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, लेकिन नाइट्रोजन आपका संबंधित नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस प्रैक्टिस पेपर का 30वां प्रश्न स्क्रीन पर है कि समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं पतझड़ वन, भूमध्यरेखीय वन, कोणधारी वन या मैंग्रोव वन? सभी कमेंट करके बताइएगा। ये आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में है। टॉप 30 में से इस प्रैक्टिस पेपर में 30 में से आपने कितना स्कोर प्राप्त किया? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर, अगले प्रैक्टिस पेपर पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।